भारतीय वास्तुकला धारावाहिक की अगली कुछ कड़ियों में हम निर्माण में उपयोगी विभिन्न सामग्रियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ईंटों की बात करते हैं। निर्माण कार्यों में उपयोगी सामग्रियों में ईंटें सबसे पुरानी सामग्री हैं। ईंटों का उपयोग 7000 ईसा पूर्व से होता आया है। इस कड़ी में हम विभिन्न प्रकार की ईंटों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ईंटों का हड़प्पा सभ्यता से लेकर औपनिवेशिक काल तक की इमारतों में किस प्रकार से उपयोग किया गया है उसे भी समझेंगे। सबसे पहले हम हड़प्पा से पहले अस्तित्व में रही वास्तुकला को समझते हैं। उस युग में मिट्टी या धूप में सुखाई गई ईंटें काफी प्रचलित थीं। इनका चलन हड़प्पा काल में उस समय भी जारी रहा जब पत्थरों का उपयोग ज्यादा नहीं होता था। ईंटों के शुरुआती उपयोग के प्रमाण मेहरगढ़ में मिले हैं। अब ये जगह पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में है। ये स्थान लगभग 3000 ईसा पूर्व नवपाषाण युग से संबंधित है। यहाँ के निवासी मिट्टी से बनी ईंटों के घरों में रहते थे। यहाँ तक कि कब्रें भी ईंटों से बनाई जाती थीं। ईंटें स्थापत्य कला में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस समय चट्टानों और अन्य निर्माण सामग्रियों में से ईंटों की अपनी विशेषता थी। ईंटें मिट्टी और भूसी जैसी आसानी से मिलने वाली प्राकृतिक चीजों से बनाई जाती थी। ये मौसम और आग से बचाव करने के साथ ही टिकाऊ भी थी। मजबूत होने के साथ ही ईंटों में अधिक दबाव सहने की क्षमता होती है। इस प्रकार ईंटें अधिक भार झेलने के साथ ही जगह भी कम घेरती हैं। ईंटों के द्वारा मनचाही संरचना का निर्माण कर पाना शायद इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। जहां पत्थर उपलब्ध नहीं थे, वहां ईंटें बड़ी उपयोगी साबित हुई। हड़प्पा सभ्यता के शहरों जैसे धोलावीरा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आग में पकी और धूप में तपी ईंटों के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी से बनी ईंटों को स्थानीय तापमान के अनुसार कई दिनों या फिर कई हफ्तों तक सुखाया जाता था। जहां लकड़ियां मिल जाती थीं, वहां ईंटों को भट्टों में पकाया जाता था। भट्टों की आग से ईंटें अधिक तापमान पर पकने के कारण बहुत मजबूत हो जाती थीं। विषम मौसमी परिस्थितियों का सामना कर सकने के कारण पकी हुई ईंटों को भवनों के स्थायी निर्माण में अधिक विश्वसनीय पाया गया। यही कारण रहा है कि सैकड़ों साल पहले की कई संरचनाएं आज भी अच्छी हालत में हैं। ये बात इनकी निर्माण सामग्रियों के टिकाऊ होने का प्रमाण है। मिट्टी से बनी ईंटों के उपयोग को समझने के लिए हम राजस्थान के प्राचीन उत्खनन क्षेत्र पंचमाता की ओर चलते हैं। यहाँ पुरातत्वविद बेहद सावधानी से 2 से 3 ईसा पूर्व की आहर सभ्यता के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ये सभ्यता भी हड़प्पा के समकालीन थी और हो सकता है दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध भी रहा हो। यहां अमेरिका और भारत के पुरातत्वविद सावधानी से खुदाई करते हुए उस दौरान बने घरों की परतों का अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर मिट्टी की ईंटों से बनी दीवारें खोजी गई हैं। इनमें से प्रत्येक ईंट का भार 1.5 किलो से अधिक है।
ये ठोस और मजबूत भी हैं। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में कुछ स्थलों पर खूंटी के आकार की ईंटें भी मिली हैं। इन ईंटों का उपयोग कुओं की दीवारों में होता था। ईंटों को सीध में या फिर एक निश्चित क्रम में एक सिरे से दूसरे सिरे पर लगाते थे। यहां गीली मिट्टी का उपयोग सीमेंट की भांति ईंटों को आपस में चिपकाने में किया जाता था। हड़प्पा शहरों में इमारतों में पानी से संदूषित होने की संभावना वाले स्थानों पर ईंटों का उपयोग किया जाता था। दूसरे स्थानों पर धूप में सूखी ईंटों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में घरेलू संरचनाओं में मिली अधिकतर ईंटें 7x14 के अनुपात और 28 सेंटीमीटर की मिली हैं। यदि हम इसे गणितीय अनुपात में व्यक्त करें तो ये 1:2:4 होगा। शहरों की चार दीवारी और मंचों के लिए उपयोग की गई ईंटों का आकार 10x20x40 सेंटीमीटर था, यानी इनका भी अनुपात 1:2:4 था। हालांकि कालीबंगा जैसे कुछ स्थानों पर उपयोग की गई ईंटों का अनुपात 1:2:3 भी मिला है। घरों के बाहर और अंदर मिली रसोई घरों में धूप से सिकी ईंटों का उपयोग किया गया है। बड़े भवनों की सीढ़ियां ठोस और छतें समतल थीं। छतें लकड़ी से बनी थीं। समुद्र के पास बसे लोथल जैसे कस्बों के निवासियों को इस बात का ज्ञान था कि पकी हुई ईंटों पर ज्वार के पानी का असर नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखकर ऐसे क्षेत्रों में बसे शहरों के आसपास ईंटों की दीवारें थीं, जो व्यापार और बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होती थीं। चलिए अब हम बुद्ध से जुड़े एक स्थान पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं पवित्र शहर सारनाथ की, जो वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर है। सारनाथ में डियर पार्क के पास वो स्थान है जहां सत्य से साक्षात्कार होने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश दिया था। ये स्थान पवित्र बौद्ध स्थानों में से एक है। यहां हम ईंटों से बने चौखंडी स्तूप नामक स्मारक को समझते हैं। ये सबसे पहला स्मारक है जिस पर सारनाथ में आपकी नजर पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस धर्म स्थल को गुप्त काल के दौरान 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान मूलतः एक मंदिर के रूप में बनाया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध गया से सारनाथ की यात्रा के दौरान पहले शिष्य से मिलने की स्मृति में इस स्मारक को बनाया गया था। यह स्मारक उन क्षेत्रों में ईंटों के उपयोग द्वारा विशाल आकार और आकृति वाले निर्माण कार्य का बेहतरीन उदाहरण है, जिन क्षेत्रों में पत्थर प्रचुरता से उपलब्ध नहीं थे। मध्य युग के दौरान प्राचीन स्तूप के शीर्ष पर अष्टकोणीय टावर जोड़ा गया था। इसे अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल के बेटे गोवर्धन ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसे अकबर के पिता हुमायूं की विजय की स्मृति में बनवाया गया था। उत्तरी दिशा के दरवाजे के पास एक शिलालेख पर इस घटना का वर्णन अरबी भाषा में मिला है। आज ये स्तूप एक ऊंचे मिट्टी के स्तूप के रूप में है, जिसके ऊपर ईंटों से बना एक अष्टकोणीय आकार का शिखर है। अगले स्थान पर जाने से पहले हम जल्दी से ये देखते हैं कि ईंटों को किस प्रकार एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है और ये किस प्रकार इतने लंबे समय तक बनी रहती हैं। आज भी ईंटों के निर्माण की तकनीक लगभग वैसी ही है जैसी हड़प्पा के समय में थी। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के समान ही ईंटें अभी भी पृथ्वी पर उपस्थित दो प्रचुर पदार्थों मिट्टी और भूसी से बनाई जाती हैं। इन्हें आसानी से 5 चरणों में बनाया जाता है। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं।
ईंटें अधिकतर मिट्टी से ही बनाई जाती हैं। मिट्टी को खोदने के बाद इसमें जमीन पर पर्याप्त पानी मिलाकर इसे आकार देने लायक तैयार किया जाता है। इसे एक तरह से आटा गूंथने जैसा माना जा सकता है। फिर मिट्टी को आपस में मिलाया जाता है। मिश्रण से मिट्टी समरूप और सपाट हो जाती है। मिट्टी को गूंथने की कई विधियां हैं। इसमें इंसानी मेहनत के अलावा जानवरों से भी काम लिया जाता है। इसके बाद ईंटों को सांचे में ढाला जाता है। ईंटों का उपयोग यदि निर्माण में किया जाना हो तो उनमें विशिष्ट गुण होने चाहिए, इसलिए ईंटों का आकार महत्वपूर्ण है। इसके बाद ईंटों को सुखाना होता है। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मिट्टी में पानी मिलाया जाता है। हालांकि सुखाने के दौरान ईंटों को नमी से मुक्त रखा जाता है, क्योंकि पानी जितना कम होगा, पकाने के दौरान ईंटों में दरारें कम पड़ेंगी और ईंधन भी कम लगेगा। ईंटों को अच्छी तरह से और एक समान सुखाने के लिए ईंटों को घुमाते रहना होगा। अच्छे परिणाम के लिए सूखने की प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए। ईंटों का सबसे पुराना रूप पका हुआ नहीं, बल्कि धूप में सुखाकर सख्त किया हुआ मिलता है। धूप से सूखी ईंटों का उपयोग अनेक शताब्दियों से होता रहा है। आज भी अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में ये उपयोग किया जा रहा है। फिर मिट्टी को सांचों में दबाकर ढालने के बाद पकाया जाता है, यानी इन्हें भट्टे में डाला जाता है, जहां तापमान लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने अधिक तापमान पर मिट्टी रूपांतरित हो जाती है। इनमें से सारा पानी उड़ जाता है और मिट्टी ग्लासी हो जाती है। इस प्रक्रिया को विट्रिफिकेशन कहा जाता है। इससे ईंटों में लौह समृद्ध अयस्क आपस में मिलकर सख्त हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में तापमान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। आग के अंदर मिट्टी के अंशों का आपसी बंधन अगर कमजोर रहेगा तो ईंटें भी कमजोर होंगी। यदि तापमान बहुत अधिक होगा तो ईंटें पिघल जाएंगी या फिर आपस में जुड़ जाएंगी। विश्व में अनेक स्थानों पर ईंट निर्माण में विट्रिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। फिर भी यदि ऐसा होता है तो इससे ईंटों को पर्याप्त मजबूती मिलती है। चलिए अब अगले स्मारक की तरफ चलते हैं, जो भीतर गांव में है। यहां एक प्राचीन मंदिर काफी रोचक है। ये मंदिर गुप्त काल यानी लगभग 5वीं सदी का है। सख्त ईंटों और मोर्टार से बनी ये एक अनोखी संरचना है। मंदिर के आगे का भाग सीढ़ीदार और टेराकोटा पैनल वाला है। यहाँ उपयोग की गई ईंटें 18 गुना 9 गुना 3 सेंटीमीटर की मिली हैं। इस मंदिर को और विस्तार से समझने से पहले हम टेराकोटा का अर्थ समझते हैं। टेराकोटा का शाब्दिक अर्थ है पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा को मिट्टी में रेत या फिर बहुत ही बारीक मिट्टी के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिससे इसमें पर्याप्त लचीलापन आ जाता है और इसे मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है। मजेदार बात यह है कि टेराकोटा के निर्माण की तकनीक और उसके उपयोग में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से लेकर अभी तक कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा से ड्रेन पाइपों, त्रिकोणीय टेराकोटा केक और आग से पकी गांठों को बनाया जाता था। टेराकोटा ईंटों का उपयोग स्नान घरों, घरों के आंगनों, भट्टों एवं अलाव जलाने वाली जगहों पर ताप को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। सामान्य ईंटों की बजाय ऐसी सामग्रियों में उच्च गुणवत्ता की मिट्टी आवश्यक होती है। साथ ही इनमें अधिक कठोर होने एवं अधिक तापमान पर पकने की क्षमता होनी चाहिए। मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तनों के पूरे इतिहास सहित ईंटों और छतों के छज्जों में टेराकोटा का उपयोग होता रहा है। प्राचीन काल में पहले मिट्टी की मूर्तियों को धूप में सुखाकर बनाया जाता था।
बाद में इन्हें और अधिक सख्त बनाने के लिए भट्टों का उपयोग किया जाने लगा। यही विधि आजकल मिट्टी के बर्तनों को बनाने में उपयोग की जाती है। हालांकि अंत में बहुत अधिक तापमान पर पकाने के बाद इसे सिरेमिक सामग्री का नाम दिया जाता है। चलिए अब वापस मंदिर की ओर चलते हैं। ये एक विशेष मंदिर है। ढांचे का आधार 14.32 मीटर गुणा 10.97 मीटर है। इसे चौकोर समतल में दुगने कोणों से बनाया गया है, जिसका मुंह पूर्व की ओर है। गर्भगृह के ऊपर लंबा पिरामिड के आकार वाला शिखर है, जिससे इस स्मारक की ऊंचाई लगभग 20.72 मीटर हो जाती है। इसकी दीवारों को टेराकोटा पैनलों से धार्मिक कथाओं और मूर्तियों से सजाया गया है, जैसे कि गणेश, महिषासुरमर्दिनी और जाति धार्मिक विषयों के मिथक और कहानियां। सीता, नर एवं नारायण का चित्रण भी इन पैनलों का हिस्सा है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, इस मंदिर के अधिकतर हिस्से की मरम्मत यहाँ मिली प्राचीन ईंटों से ही की गई है। इस कड़ी के अंत में हम एक और इमारत पर विस्तार से बात करते हैं। ये इमारत है नवाबों और कबाबों के लिए प्रसिद्ध शहर लखनऊ की। ये है लखनऊ रेसिडेंसी। ये औपनिवेशिक इमारत सन 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह की साक्षी रही है। उस समय की इस घटना को 1857 की लखनऊ घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। आज भी ये इमारत खंडहर के बाद बचे अवशेषों के रूप में मौजूद है। इस आवासीय इमारत को लखनऊ रेसिडेंसी कहते हैं, जिसकी पहली नींव सन 1775 में अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने रखी थी। सन 1800 में ये इमारत नवाब सादत अली के दौर में बनकर तैयार हुई। इस इमारत का प्रयोग ब्रिटिश अतिथियों के रहने के लिए किया जाता था। ये पूरी आवासीय इमारत 3 एकड़ जमीन पर फैली है और इसमें अनेक भवन और बगीचे हैं। आप इस मेहराबदार दरवाजे से भीतर प्रवेश कर सकते हैं, जिसे बेली गार्ड गेट कहते हैं। रेसिडेंसी स्थल पर अब राजसी इमारतों के अवशेष ही बचे हैं। मुख्य रेसिडेंसी इमारत के अलावा यहाँ शीप हाउस, स्लॉटर हाउस, बेगम की कोठी, चर्च, मस्जिद और स्थानीय अस्पताल जैसी इमारतें हैं, जो इस परिसर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की ओर संकेत देती हैं। यहाँ उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। यहाँ ईंटें और बारीक चूने का उपयोग किया गया था। यहाँ लखौरी ईंटों का उपयोग हुआ था। लखौरी ईंटों में लखनऊ और लाहौर की सामग्रियां उपयोग की जाती थी। ये छोटे आकार की ऐसी सख्त ईंटें होती हैं जिनका घनत्व अधिक होता है और ये ईंटें अधिक टिकाऊ भी होती हैं। ईंटों का कार्य बहुत सावधानी और सफाई से किया गया था। ऐसे में भवनों में प्लास्टर का काम कम हो जाता था। अधिक कुशलता से ईंटों की परतों पर काम होने से प्लास्टर में विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। साथ ही चूने के प्रभाव को कम करने के लिए प्लास्टर से ऐसे क्षेत्र को ढकने में आसानी होती थी। ईंटों के जमाव के आधार पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाए जाते थे। इन्हें बॉन्ड कहा जाता है। मोटे तौर पर ईंटों को सोल्जर, सेलर, स्ट्रेचर या हेडर, शाइनर या रोलॉक्स के रूप में बिछाया जाता है। ये स्ट्रेचर बॉन्ड है जो ईंटों को लगाने का किफायती तरीका है, और ये हेडर बॉन्ड है।
ये इंग्लिश बॉन्ड है, जो हेडर और स्ट्रेचर बॉन्ड का वैकल्पिक बॉन्ड है और इसे सबसे मजबूत बॉन्ड माना जाता है। आमतौर पर सभी मोटी दीवारों में इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्लेमिश बॉन्ड, स्टैक बॉन्ड और मॉन्क बॉन्ड जैसे अनेक बॉन्ड भी हैं। आप इन बॉन्डों से कई दूसरे बॉन्ड विकसित कर सकते हैं। इसे रनिंग बॉन्ड कहते हैं और ये सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ईंटों की जमावट इमारत की मजबूती और सुंदरता दोनों को प्रभावित करती है। किसने सोचा होगा कि ईंटों के बारे में इतनी सारी जानकारी का पता चलेगा? सदियों से ईंटें मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग होती रही हैं। वाराणसी में राजघाट के प्राचीन उत्खनन से लेकर ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाने वाली कुतुब मीनार तक सभी में ईंटों का उपयोग हुआ है। हालांकि इनके अगले हिस्से में सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों का उपयोग भी हुआ है। देश की अन्य इमारतों की अगर बात करें तो चाहे वो सांची स्तूप हो या ताजमहल या फिर औपनिवेशिक काल की अधिकांश इमारतें, सभी में ईंटें ही मुख्य निर्माण सामग्री रही हैं। हालांकि अक्सर ईंटों को अन्य सामग्रियों की परत से ढक दिया जाता है। आज भी भारत में इमारतों के निर्माण में ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। हमने हड़प्पा सभ्यता से लेकर विभिन्न युगों से होते हुए आधुनिक शहरों तक ईंटों के साथ अपनी यात्रा की है। इस यात्रा में हमने देखा कि सरलता और बहुरूपता के साथ ईंटों ने हमारे देश की इमारतों और निर्माण कला को आधार प्रदान किया है। ईंटों ने वास्तव में वास्तुकला को नए आयाम दिए हैं।